डॉक्टर रश्मि वशिष्ठ, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर। आज हम बच्चों अरस्तु के द्वारा जो संविधानों का वर्गीकरण किया गया है, संविधान के बारे में वे क्या कहते हैं और किस आधार पर उन्होंने संविधानों का वर्गीकरण किया है, उसके बारे में जानेंगे और अध्ययन करेंगे। संविधान का जो वर्गीकरण अरस्तु के द्वारा किया गया है वो राजनीति विज्ञान में कोई उनकी मौलिक देन नहीं है। उससे पहले भी कई विचारकों ने इसके बारे में अपने विचार प्रकट किए हैं। अरस्तु ने संविधान की व्याख्या को दो रूपों में की है। वह कहता है कि राज्य के विभिन्न मनुष्यों के जीवन निर्वाह के विशेष नियमों का नाम ही संविधान है। इस प्रकार संविधान एक जीवन पद्धति है, जीवन निर्वाह का एक विशेष मार्ग है। विभिन्न पदों का संगठन है जिससे उनकी वितरण विधि को निश्चित किया जा सकता है। सार्वभौम सत्ता का निर्धारण किया जाता है एवं समुदाय तथा उसके समस्त सदस्यों के द्वारा अंगीकार लक्ष्य की प्रकृति का निर्णय किया जाता है। जहां पहली परिभाषा में अरस्तु संविधान के नैतिक रूप की ओर ध्यान आकर्षित करता है, वहीं दूसरी ओर संविधान के राजनीतिक स्वरूप की ओर संकेत करता है। संविधान द्वारा शासन के विभिन्न अंगों का वर्णन किया जाता है एवं उन अंगों का स्वरूप निर्धारित किया जाता है तथा उनका परस्पर संबंध क्या रहेगा इसका निश्चित भी किया जाता है। अरस्तु के जो ये विश्लेषण है उससे हमें कुछ बातें स्पष्ट समझ में आती हैं। संविधान राज्य अथवा उनके पदों का संगठन है। संविधान ही राज्य के पदों तथा उसके स्वरूप को निर्धारित करता है। संविधान ही सर्वोच्च सत्ता को निश्चित करता है। संविधान ही राज्य तथा लोगों के लक्ष्य को निश्चित करता है। संविधान राज्य का सार है। संविधान के आधार पर ही राज्यों का निर्माण अथवा अंत होता है। संविधान संबंधी अरस्तु के विचारों के विश्लेषण से ऐसा प्रतीत होता है कि अरस्तु राज्य और संविधान में स्पष्ट अंतर देखता है। वास्तव में अरस्तु से पूर्व संविधान और राज्य को पृथक पृथक वर्णित नहीं किया गया था, परंतु जहां एक ओर अरस्तु राज्य और संविधान के बीच अंतर स्पष्ट करता है, वहां दूसरी ओर स्वयं ही वह कहता है कि संविधान द्वारा ही राज्य का स्वरूप निर्धारित होता है। संविधान राज्य का प्रतिरूप है। संविधान में परिवर्तन का अर्थ है राज्य में परिवर्तन। अरस्तु के द्वारा संविधानों का जो वर्गीकरण किया गया है वो संविधानों का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण अरस्तु के द्वारा किया गया है, एक संख्या के आधार पर और दूसरा उसका लक्ष्य तथा उद्देश्य के आधार पर। संख्या के आधार पर अर्थात प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग कितने व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। लक्ष्य का या उद्देश्य, इसका अर्थ है शासन करने वाले व्यक्तियों का उद्देश्य सार्वजनिक हित है या स्वार्थ सिद्धि। अरस्तु ने पहले आधार का एक व्यक्ति का शासन, कुछ व्यक्तियों का शासन और बहुसंख्यों का शासन इस प्रकार के तीन भेद किए हैं। दूसरे आधार पर अरस्तु ने इन्हीं तीन शासन व्यवस्था के दो रूपों स्वाभाविक और विकृत रूप का निरूपण किया है। प्रथम आधार संख्या है और दूसरा आधार नैतिक, द्वितीय आधार नैतिक आधार शासन करने वाले और सर्वोच्च सत्ता के संचालन का उद्देश्य। व्यक्तियों की संख्या, स्वाभाविक स्वरूप, विकृत रूप, एक व्यक्ति, एक तंत्र या राजतंत्र, निरंकुश तंत्र, कुछ व्यक्ति, कुलीन तंत्र, वर्ग तंत्र या धनिक तंत्र, अनेक व्यक्ति, संयंत्र, प्रजातंत्र या बहुतंत्र, और विकृत रूप है भीड़ तंत्र या प्रजातंत्र। इस प्रकार से अरस्तु संविधानों का वर्गीकरण करता है। अरस्तु ने दो आधारों पर फिर प्रजातंत्र का भी अपना वर्गीकरण किया है। प्रजातंत्र का जो राजनीतिक स्वरूप है और दूसरा है उसका सामाजिक स्वरूप। राजनीतिक स्वरूप के आधार पर अरस्तु ने प्रजातंत्र के 5 प्रकार बतलाए हैं, जिसमें धनी निर्धन सभी के अधिकार बिल्कुल बराबर होंगे। दूसरा प्रजातंत्र वह है जिसमें राजकीय पद संपत्ति की योग्यता के आधार पर प्रदान किए जाते हैं। तीसरे प्रकार का प्रजातंत्र वह है जिसमें श्रेष्ठ वंश के व्यक्ति ही राजकीय पद की प्राप्ति के अधिकारी होते हैं। चौथे प्रकार का प्रजातंत्र वह है जिसमें प्रत्येक नागरिक बिना किसी भेदभाव के राजकीय पद प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार पांचवा कि प्रजातंत्र में सर्वोपरि शासन कानून का नहीं अपितु जनता का होता है। इस प्रकार यह है उसका प्रजातंत्र का राजनीतिक स्वरूप है। दूसरा है उसका सामाजिक ढांचा या सामाजिक स्वरूप। इसमें वह 4 प्रकार बताता है। पहला कृषक प्रजातंत्र है जिसमें शासन सत्ता किसानों के हाथ में होती है। दूसरे प्रकार का प्रजातंत्र आधार जन्म होता है और तीसरे प्रकार का प्रजातंत्र वह है जिसमें शासन में भागीदार होने का आधार स्वतंत्र रूप से जन्म लेना होता है। चौथे प्रकार का प्रजातंत्र वह है जिसमें सबको सरकार में हाथ बटाने का अधिकार प्राप्त होता है। अरस्तु के अनुसार श्रेष्ठ प्रकार का प्रजातंत्र वह है जिसमें कानून का शासन हो,
करिश्माई नेताओं का अभाव हो तथा योग्य नागरिकों को विधि संगत ढंग से शासन संचालन करने का अवसर प्राप्त हो। प्रजातंत्र का आलोचक होने के बावजूद अरस्तू को इसमें निम्नलिखित गुण दिखलाई देते हैं। वह कहता है, जनसाधारण में सामूहिक रूप में यह क्षमता पाई जाती है, जनसाधारण को आसानी से पथभ्रष्ट नहीं किया जा सकता है तथा इसमें स्वतंत्र और समानता के गुणों का समावेश होता है। प्रजातंत्र में मध्यम वर्ग की समुचित संख्या होने के कारण क्रांतियों का डर नहीं होता है। वर्गीकरण के संविधान के उसके अपने कुछ और भी आधार हैं। पहला आधार आर्थिक है, दूसरा विशिष्ट गुण है। संविधान में जो चक्रीय परिवर्तन है वो अरस्तू के अनुसार, अरस्तू ने संविधान के वर्गीकरण के साथ राजनीतिक परिवर्तन का एक काल चक्र भी प्रस्तुत किया है। अरस्तू की धारणा है कि जिस प्रकार ऋतुएं स्वाभाविक रूप से बदलती रहती हैं, उसी प्रकार शासन में भी परिवर्तन का चक्र चलता रहता है। राजनीतिक परिवर्तन का यह चक्र राजतंत्र से प्रारंभ होता है और क्रम से निरंकुश तंत्र, कुलीन तंत्र, धनिक वर्ग तंत्र, पॉलिटी और प्रजातंत्र के बाद फिर से राजतंत्र के रूप में परिणित हो जाता है। इस प्रकार से वह इसको वर्णित करता है। प्रजातंत्र की जो उसकी अपनी व्याख्या है, स्वरूप है, जो उसने वर्गीकरण किया है, समझाया है, उसकी भी बहुत सारे विचारकों के द्वारा आलोचना की जाती है। और वर्गेस के अनुसार अरस्तू का संविधानों का वर्गीकरण आध्यात्मिक है, संख्यात्मक नहीं है। अरस्तू के वर्गीकरण की जो आलोचना विचारकों ने की है, उनमें से सिनक्लेयर के अनुसार अरस्तू के वर्गीकरण की कोई व्यवहारिक उपयोगिता नहीं है, क्योंकि उसने अपना वर्गीकरण संविधानों के व्यवहारिक पक्ष के आधार पर नहीं किया है। इन आलोचनाओं में जो कुछ विशेष हैं वो इस प्रकार से हैं। यह सरकारों का वर्गीकरण है, राज्यों का या संविधानों का वर्गीकरण दिखाई नहीं देता है। इसमें मौलिकता का अपना अभाव पाया जाता है। इस संदर्भ में उसने अपने गुरु प्लेटो की नकल की है तथा संविधान, राज्य और शासन शब्दों में अंतर का अभाव पाया जाता है। अरस्तू के वर्गीकरण में संविधान, राज्य, शासन शब्द पर्यायवाची शब्दों के रूप में प्रयोग किया गया है। इनमें अंतर का स्वाभाविक स्वरूप दिखाई नहीं देता है। अवैज्ञानिक तथा संख्यावाचक वर्गीकरण है। गार्नर ने इसी कमी की ओर संकेत करते हुए लिखा है कि सरकारों के वर्गीकरण के रूप में यह असंगत है, क्योंकि यह ऐसी किसी सिद्धांत पर आधारित नहीं है। प्रजातंत्र को उसने उचित स्थान नहीं दिया है। अरस्तू प्रजातंत्र को भीड़ तंत्र का पर्यायवाची मानता है। प्रजातंत्र के संबंध में अरस्तू के विचारों को स्वीकार किया जाना संभव नहीं हो सकता है। अरस्तू का वर्गीकरण राज्यों पर खरा नहीं उतरता है। खास तौर से अब जो राज्य हैं आज के राष्ट्रीय, बहुराष्ट्रीय तथा विशाल राज्य, इन पर यह लागू नहीं हो सकता है। परिवर्तन चक्र त्रुटिपूर्ण है। अरस्तू के राज्यों के वर्गीकरण के साथ साथ शासन व्यवस्थाओं का परिवर्तन चक्र भी समझ में नहीं आता, वो गलत सही लगता है। राजतंत्र का जो काल्पनिक चित्रण अरस्तू ने करा है वो भी सही नहीं है। अरस्तू के जो वर्गीकरण का जो आलोचनाएं की जाती है, कमियां हैं उसकी, फिर भी हम ये कहेंगे कि अरस्तू द्वारा किए गए वर्गीकरण की आलोचनाओं का अर्थ ये नहीं है कि इसका वर्गीकरण का अपना कोई महत्व नहीं है। वास्तव में इस वर्गीकरण का अपना ऐतिहासिक महत्व है। इसके विद्वान सरकार बाद में, अरस्तू के बाद में विद्वान सरकारों के वर्गीकरण में अरस्तू के द्वारा दिखाए गए मार्ग से न तो पूर्णतः अलग हो सकते हैं और न उसके प्रभाव से बच सकते हैं। उपयोगिता की दृष्टि से भी अरस्तू के वर्गीकरण का विशेष महत्व है। इसमें कोई संदेह नहीं कि राज्यों के अब तक इतने भेद और प्रकार हो गए हैं कि सब अरस्तू के वर्गीकरण में नहीं समा सकते। फिर भी यह तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि एक तंत्र, श्रेणी तंत्र और लोकतंत्र राज्यों के ऐसे आधारभूत भेद हैं जिनके अध्ययन की उपयोगिता कभी नष्ट नहीं हो सकेगी। अरस्तू की अवधारणाओं ने बाद के वर्गीकरण की योजनाओं को स्थायी रूप से प्रभावित किया है। पॉलीबियस के बाद सिसरो, मैकियावली, बोदा, हॉब्स, लॉक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू आदि विचारकों ने सरकारों के वर्गीकरण की योजना प्रस्तुत की। इन सब के वर्गीकरण का स्रोत अरस्तू का वर्गीकरण है। संक्षेप में अरस्तू का वर्गीकरण ही सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण था जिसने आधुनिक वर्गीकरण का मार्ग प्रशस्त किया।